Study Plexity IAS। कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी राज्य में हो रहा इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां रहने वाले लोगों के कल्याण की आधारशिला है, उनके वेलबीइंग का फाउंडेशन है। इस युग में हम अपने देश में हो रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आकलन जीडीपी की मदद से करते हैं। फिर ये जरूरी हो जाता है कि हम जीडीपी को सही समय पे कैलकुलेट करें और सही तरीके से कैलकुलेट करें। हाल में ही भारत सरकार ने क्वार्टरली जीडीपी का डेटा रिलीज किया है और इस पर आईएमएफ की एक प्रतिक्रिया आई है। हेलो एवरीवन, आप मुझे स्टडी प्लेक्सिटी आईएएस के चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम साकेत सौरभ है। इस वीडियो में हम 5 बिंदुओं में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि जीडीपी ग्रोथ, क्वार्टरली जीडीपी डेटा क्या होता है। दूसरे हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें भारत सरकार हमें क्या क्या चीजें बता रही है। तीसरे सेगमेंट में हम देखेंगे कि आईएमएफ ने क्या प्रतिक्रिया की है इस पूरे रिपोर्ट पे। चौथे हिस्से में हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंसर्न्स है जिसको आईएमएफ ने रेज किया है। पांचवें हिस्से में हम समझेंगे कि उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। ये वीडियो का पहला सेगमेंट है और इसमें हम जीडीपी और जीडीपी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बातें करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि जो एस्पिरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें कुछ बेसिक आइडिया है कि जीडीपी और जीडीपी से रिलेटेड चीजों का क्या मतलब होता है। तो हम लोग बहुत जल्दी वी विल जस्ट ब्रश दीज कॉन्सेप्ट्स एंड वी विल मूव अहेड। पहली बात, जीडीपी होता क्या है? तो जीडीपी का मतलब द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड all the services which are produced within the boundaries of a country in a specified time period। मतलब किसी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उन सब का मूल्य अगर जोड़ दिया जाए तो हमें जीडीपी मिलता है। कोई इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू नहीं जोड़ेंगे जो बहुत ऑब्वियस है। मान लेते हैं ये पेन, इसका फाइनल मूल्य 100 रुपए है। अब इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या क्या है? एक पॉलीमर लगा, एक कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा इसके अंदर, उनका वैल्यू नहीं जोड़ेंगे, फाइनल वैल्यू जोड़ते हैं। फाइनल वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट वैल्यू भी जोड़ दिया, फाइनल फिर से जोड़ा तो डबल काउंटिंग का एक चांस होता है। इसीलिए डेफिनेशन में ये भी याद रखेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट का, फाइनल सर्विस का ही वैल्यू जोड़ना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं जोड़ना। आगे बढ़े तो एक मैप दिखाया गया है आपको जिससे ये भी क्लियर होता है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही प्रोडक्शन होना चाहिए। इसके बाहर अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जीडीपी में काउंट तो नहीं होगा। अब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का मतलब क्या है? इसका मतलब या तो एक साल में या एक क्वार्टर में या एक मंथ में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम ईयरली जीडीपी बोल सकते हैं, उसे हम क्वार्टरली जीडीपी बोल सकते हैं, उसे हम मंथली जीडीपी भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई तो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या चीजें हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब व्हेन यू कैलकुलेट द जीडीपी और व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट मार्केट प्राइस। अगर आज के जो बाजार मूल्य है उस पे आपने वस्तु और सेवाओं का मूल्य नापा है तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो फिर रियल क्या है? रियल का मतलब कि हम जो भी वस्तु और सेवाएं प्रोड्यूस हो रही हैं, मान लेते हैं पूरे देश में एक ही गुड और एक ही सर्विस प्रोड्यूस होता है, तो अब इसका मूल्य लिखना है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम आज का बाजार मूल्य लिखते हैं तो हमें नॉमिनल मिल जाता है। परेशानी क्या है इसमें? परेशानी ये है कि हो सकता है कि आज का मूल्य बढ़ा हो, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की वजह से आज गुड्स और सर्विसेज का मूल्य बढ़ गया हो और इस वजह से जब आप उसे जोड़ेंगे तो आपका जीडीपी बड़ा दिखेगा। यू विल गेट अ इन्फ्लेटेड जीडीपी बिकॉज इन्फ्लेशन हैज क्रीप्ड इन, और इन्फ्लेशन के आने की वजह से आपका नॉमिनल जीडीपी बड़ा फैला हुआ दिखाई दे सकता है। तो इससे बेहतर इंडिकेटर क्या होता है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, जो भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका आज का बाजार मूल्य ना लिखे, हम एक साल चुनते हैं कि उस साल इस गुड और इस सर्विस का मूल्य कितना था, और जो भी मूल्य आता है उसे हम कहते हैं कि ये रियल जीडीपी, दिस इज आवर रियल जीडीपी। और इसे हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, अगर बाजार में कुछ इन्फ्लेशन है भी तो इसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज का बाजार मूल्य तो हम लिख ही नहीं रहे हैं। हम वो मूल्य लिख रहे हैं, हम वो प्राइसेस लिख रहे हैं जो कि एक बेस ईयर में प्रिवेलेंट था। आज के प्राइसेस के बारे में बात ही नहीं। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये एक बेहतर इंडिकेटर है कि आपके अर्थव्यवस्था में कितनी एक्टिविटी हो रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। वो अगर देखना है तो रियल जीडीपी की तरफ, नॉमिनल की तरफ देखने से एक प्रॉब्लम हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से नॉमिनल जीडीपी हो सकता है बड़ा दिखे। अगर आगे बढ़े तो हम रियल जीडीपी को एक बार और देख लेते हैं,
देखिए इम्पोर्टेंट कैसे देखा जाता है इसको। जितने भी चीजें आपके इकोनॉमी में या आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सबको साथ में ले लें। गाड़ी है, एक ब्रेड है, एक हेयर कट का सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, एक रियल एस्टेट की बिल्डिंग है और भी कुछ फूड आइटम है। इन सब को मिला के आपको एक प्राइस लिखना है। जब प्राइस लिखने की बारी आएगी तो आप आज का बाजार मूल्य नहीं लिख, आप कौन सा मूल्य लिखेंगे जो कि बेस ईयर में प्रिवेलेंट था। भारत में जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर अभी आज के दिन 2011-12 है। तो हम इस गाड़ी की कीमत चेक करेंगे कि 2011 में कितनी थी। उसी तरीके से हर गुड और हर सर्विस का मूल्य 2011 में कितना था, सबको जोड़ देंगे तो हमें रियल जीडीपी मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े। अब बात आती है कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ क्या होता है, तो जैसे आपने अक्टूबर के महीने में मान लेते हैं मंथली को एग्जाम दिया, नवंबर में भी एग्जाम दिया। मैंने आपसे पूछा कि हाउ मच हैव यू ग्रोन, व्हाट इज योर ग्रोथ। तो आप क्या करेंगे, आप अपने नवंबर के जो मार्क्स हैं उसको अक्टूबर से कंपेयर करेंगे। मान लेते हैं अक्टूबर महीने में आप 100 नंबर लेके आए, एक 200 नंबर के एग्जाम में आप 100 नंबर लेके आए और नवंबर के एग्जाम में आप 110 लेके आए, तो आप बोलेंगे कि मैं 10 नंबर से मैंने ग्रो किया है। या परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, परसेंटेज तो यही होता है। दिस इज बेसिक मैथ्स। आप या तो एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करेंगे या ग्रोथ रेट की बात। जब भी मैं रेट बोलूं तो सीधा निशाना मेरा परसेंटेज की तरफ है। व्हेनेवर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी कॉल इट ग्रोथ रेट। दिस इज बेसिक मैथ्स। तो ग्रोथ और ग्रोथ रेट आप समझ गए क्या हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर में आप 100 नंबर लेके आए थे, नवंबर में 90 आ गए, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या इसे भी हम ग्रोथ बोलते हैं? नहीं, इसे हम नेगेटिव ग्रोथ बोलते हैं या हम इसे डी ग्रोथ। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये बात सत्य है कि आपका या तो ग्रोथ होगा तो मैं ग्रोथ रेट की बात करूंगा, या आपका डी ग्रोथ होगा तो मैं डी ग्रोथ की रेट की बात करूंगा। तो ग्रोथ और ग्रोथ रेट को नापने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि आप कंपेयर करें। अब इस बात को ध्यान से समझें कि हम कंपैरिजन कैसे करें। अब कंपैरिजन करने के लिए तरीके 2-4 हैं आपके पास। पहला तरीका है कि एक साल को मान लेते हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर और 2025-26 फाइनेंशियल ईयर, ये और ये, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हम पूरे साल को कंपेयर कर रहे हैं कि इस साल हमारा जीडीपी कितना है और पिछले साल कितना था। तो हम देख लेंगे कि पिछले साल के मुकाबले हमने कितना ग्रो किया है। ये तो एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम मंथली कंपैरिजन करें। जैसे मार्क्स के केस में हमने बात की, वैसे हम मंथली कंपैरिजन करें कि भाई अक्टूबर के महीने में जीडीपी हमारा इतना था, नवंबर के महीने में जीडीपी हमारा इतना है, तो हमारा ग्रोथ कितना हो रहा है। ठीक है, पर इन सब में कोई ना कोई त्रुटियां हैं, उसके बारे में हम इकोनॉमी की क्लासेस में विस्तार से समझेंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम इस क्वार्टर में, क्वार्टर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर में बांटा जाता है। ये आपको पता है कि फाइनेंशियल में ईयर में 12 महीने हैं। शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, खत्म 31 मार्च को होता है। इन 12 महीनों को 4 क्वार्टर में विभाजित किया जाता है। क्वार्टर नंबर 1 विच इज अप्रैल, मई एंड जून। क्वार्टर नंबर 2 which is July, August and September. Quarter number 2, I'm writing it here for a reason that you will know. Quarter number 2 is July, August and September. इन 3 महीनों को क्वार्टर 2 कहते हैं। क्वार्टर 1 किसको कहते हैं, अप्रैल, मई, जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्वार्टर 3 किसको कहेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्वार्टर 4 किसको कहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर कंपैरिजन करना ही है तो हम सबसे अच्छा तरीका क्या लेके आते हैं कि क्वार्टरली कंपैरिजन करें और इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 को कंपेयर करना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के साथ, ताकि सीजनैलिटी जो चीज होती है, मान लेते हैं आप क्वार्टर 2 को कंपेयर आपने कर दिया क्वार्टर 1 से। अब आप अगर ध्यान से सोचें तो क्वार्टर 2 में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं किसी इकोनॉमी में, इन महीनों में जुलाई, अगस्त और सितंबर में, वो बिल्कुल अलग हैं जो कि क्वार्टर 1 जो कि अप्रैल, मई और जून में प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि नेचर ऑफ गुड्स चेंज हो जाता है तो देयर इज अ चांस ऑफ डाइवर्जेंस, देयर इज अ चांस ऑफ सम डिस्क्रिपेंसी व्हिच कैन कम इनटू द कंपैरिजन। इसलिए हम करते क्या है, व्हाट वी डू इज वी टेक द फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, मान लेते हैं 24-25 लिया, उसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 25-26 लिया, और 25-26 के क्वार्टर 2 का अगर कंपैरिजन करना हो तो इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 के साथ ही कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। क्या क्या सीखा हमने और क्या क्या रिवाइज किया। हमने देखा जीडीपी क्या है, नॉमिनल रियल जीडीपी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, कंपैरिजन कैसे होता है। अब एक
मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वो क्वार्टरली डेटा लेके आती है। तो अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली Q2 के खत्म होने के बाद Q2 का डेटा आया, और Q2 के डेटा में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का कहना है, ध्यान से सुने, हमारे रियल जीडीपी का ग्रोथ इस क्वार्टर का, Q2 का, इट इज 8.2% से हमने ग्रो किया है इस क्वार्टर में, Q2 में। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। कंपेयर किससे किया गया? लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर। सब लोग बहुत खुश हुए, अच्छा लगा कि बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ सही था। लेकिन उसके बाद IMF ने एक रिपोर्ट लाई, और IMF की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी वो हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो डेटा पब्लिश हुआ उसमें क्या क्या बातें की। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक प्रेस नोट रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से, और क्या बताया गया? क्वार्टरली एस्टिमेट्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर विच इज द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर, या मैं लिख दूं यहाँ पे जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इसका डेटा रिलीज किया गया, और विस्तार से सारी चीजें बताएंगी कि हमारी ये चीजें हमारी उपलब्धि रही है, इतने % से हम ग्रो कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक इन्फोग्राफिक तैयार किया है ताकि आप समझ जाएं कि इस डेटा में क्या क्या चीजें थी। तो हम आगे बढ़े अगर, तो हमें दिखेगा कि ये बातों के बारे में लिखा गया उसमें कि रियल जीडीपी का ग्रोथ 8.2% है, कंजम्पशन ग्रोथ 7.9% है, सारी चीजें अच्छी बातें उसमें लिखी गई। अच्छी बात है, रियल जीडीपी में अगर इतना ग्रो कर रही है हम कर रहे हैं हम, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद IMF ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया। IMF ने एक रिपोर्ट जारी किया, और उस रिपोर्ट में एक चीज IMF देखती है कि जो डेटा दे रही है सरकारें, अलग अलग देशों की सरकारें, वो डेटा कितना सही है, उनके मेथड्स में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं। तो IMF डेटा एडिक्वेसी को असेस करती है। इसीलिए उस पूरे रिपोर्ट में जो सबसे अहम मुद्दा है वो है डेटा एडिक्वेसी असेसमेंट। डेटा एडिक्वेसी असेसमेंट, डेटा कितना पर्याप्त है उसको IMF लेके आती है कि आपने जो डेटा दिया है पर्याप्त है या अपर्याप्त है, या इसमें सुधार करने की जरूरत है, ये सारी चीजें IMF का कहना है। वो पहले मैं रिपोर्ट दिखा दूं आपको ताकि आप भी संतुष्ट रहे कि कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है। ये है वो रिपोर्ट। दिस इज द रिपोर्ट दैट we are talking about, and this is the report about which you have heard in the news and the newspapers कि IMF ने इंडिया को ग्रेड C दिया। ये हेडलाइन, दिस हेडलाइन वाज रनिंग ऑल ओवर। ये एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या बोलती है IMF? 116 पन्ने की रिपोर्ट है, जिसमें से पहले 69-70 पेजेस तो सारी अच्छी बातें हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, रोबस्टनेस है, RBI अच्छा काम कर रही है, यू हैव बीन एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, एक ग्रोथ अच्छा जा रहा है, सारी चीजें अच्छी बातें इसमें लिखा है। ठीक है, पेज नंबर 70 में वो आ जाते हैं डेटा एडिक्वेसी। डेटा एडिक्वेसी, डेटा एडिक्वेसी, और डेटा एडिक्वेसी में वो देखती है कि भारत सरकार ने जो रिपोर्ट जारी किया, जिसके बारे में हमने देखा यहाँ PIB का वो रिपोर्ट कितना सही, कितना गलत, उसमें क्या खामियां, क्या खूबियां, इन सारी बातों के बारे में इस रिपोर्ट में पेज नंबर 70 में दिया है। ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। अब डेटा एडिक्वेसी और उससे जुड़ी बातें हम लोग कर ले। इस डेटा एडिक्वेसी में पहले तो IMF ने ये सारी बातें की कि चलो भाई सब बढ़िया है, रियल GDP ग्रोथ मोमेंटम है, 7.8% है Q1 में, आपका इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, अच्छे तरीके से डिक्लाइन कर रहा है, ये सारी चीजों के बारे में बात करता है IMF। उसके बाद वो आता है डेटा पे। तो डेटा में IMF देशों को 4 ग्रेड देता है। कौन कौन से ग्रेड है? अगर आपको ग्रेड A मिला है किसी पैमाने पे, इसका मतलब एडिक्वेट है, सारी चीजें अच्छी, ब्रॉडली एडिक्वेट, मोटा सारी चीजें ठीक ठाक। तीसरा है C, शॉर्टकमिंग्स दैट समवॉट हैम्पर सर्वेलेंस। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि एक पर्टिकुलर पैरामीटर में हमें ये ग्रेडिंग मिल चुका है। वो है क्या? शॉर्टकमिंग्स दैट समवॉट हैम्पर्स सर्वेलेंस। ठीक है, कौन सी चीज में मिला, क्यों मिला, उसके सुधार में हम क्या कर सकते हैं, वो हम आगे। अब अगर इसमें आगे बढ़े तो अब देखते हैं कि किस वजह से हमें क्या मिला है। ये है एक माइंड मैप है, मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से पैरामीटर पे हमें क्या क्या ग्रेड मिला है। ओवरऑल असेसमेंट कैटेगरी,
ओवरऑल एवरीथिंग इज ब्रॉडली एडिक्वेट। नेशनल अकाउंट्स में डेफिशिएंसी। नेशनल अकाउंट्स का मतलब कि आप जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, इसीलिए हम आपको सी दे रहे हैं, कोई ना कोई शॉर्टकमिंग है। ठीक, अब हम समझते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है। रियल सेक्टर या नेशनल अकाउंट्स में रेटिंग आपको सी मिली है, और यही हेडलाइन सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हुआ कि अभी अभी सरकार ने कहा है कि 8.2 का ग्रोथ है, अब अगर ये डेटा ही गलत है तो हम क्या करें। तो रेटिंग आपको सी मिली है, और इसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो है 2011-12 का आपका बेस ईयर। बेस ईयर इतना पुराना है कि आपका डेटा ही एडिक्वेट, देयर आर सम शॉर्टकम, मतलब आप एडिक्वेट नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरा क्या है, डिफ्लेशन मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि हमने रियल जीडीपी के ग्रोथ को बताया है 8.2%, नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ को बताया है 8.7%। इसका मतलब इन्फ्लेशन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 0.5%। ठीक, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे, क्योंकि हम एक इम्प्लाइड इन्फ्लेशन का इस्तेमाल करते हैं जब हम ये डेटा रिलीज करते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि डिफ्लेशन के मेथड को आप बेटर करें। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें क्या किया जाता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मतलब कि मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूं तो मुझे कितनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। मतलब एक प्रोडक्ट मैं लेके आता हूं बाजार में, बिफोर इट गोज टू द कंज्यूमर, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट आई एम बियरिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड और सर्विस इज द इन्फ्लेशन दैट आई विल सफर, आई एज अ प्रोड्यूसर विल सफर। उसे कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आईएमएफ का कहना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है कि आप पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करें। आप अभी भी बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, जो कि सही नहीं। इसके साथ साथ साइजेबल प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर में डिस्क्रिपेंसी है। मतलब कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के तरीके हैं 3, जो आप सबने सुना है, सबने पढ़ा है। कौन कौन सा तरीका है? तरीका है सबसे पहला इनकम मेथड, दूसरा तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा तरीका है प्रोडक्शन मेथड। आईएमएफ का कहना है कि आपके प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर जो मेथड से कैलकुलेट हो रहा है जीडीपी, आप किसी भी मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करें, एक आइडियल केस सिनेरियो क्या है कि आपका जीडीपी सबसे एक ही आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। बहुत सारे रीजंस हैं, आपको पता है ये बात। पर इसे हाईलाइट किया है कि एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड में बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन मेथड से जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब कि हम प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने एक वस्तु या एक सेवा का उत्पादन किया है, इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत आपको कितनी मिली। अब वो आपको सही डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर मान के सोचे कि आप सही डेटा देने से हमेशा कतराएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, आप नहीं देता है कोई प्रोड्यूसर सही डेटा। अब आप ये सोचेंगे फिर ये प्रॉब्लम तो अनरिजॉल्वेबल है, क्योंकि इसका कोई उपाय ही नहीं है, हमेशा ही कुछ अलग डेटा देगा, ये कुछ अलग डेटा देगा। ऐसा भी नहीं है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स एक्ट है, उसमें लिखा है कि एवरी इंफॉर्मेंट, एवरी रिस्पोंडेंट हैज टू कंप्लाई विथ the surveys and they have to give the best data in their मतलब उनके हिसाब से in their own capacities they need to furnish the best data which is available with them। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि प्रोड्यूसर्स सही डेटा नहीं देते। क्या उन्हें कोर्ट ले जाया जा सकता है? बिल्कुल ले जाया जा सकता है। अगर किसी ने अगर सर्वेयर को ये पता चले कि मुझे डेटा ही गलत दे रहा है, क्या उसे कोर्ट ले जाया जा सकता है? बिल्कुल ले जाया जा सकता है। लेकिन आप समझें कि इससे बिजनेस सेंटिमेंट खराब होता है बाजार में, तो इससे बेहतर तरीका सरकार कुछ लेके आ सकते। एक्सपेंडिचर मेथड आपको पता है, एक फॉर्मूला होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालते हैं। आईएमएफ का कहना है कि डिस्क्रिपेंसी है। क्यों डिस्क्रिपेंसी है आप समझ, लैक ऑफ सीजनली एडजस्ट डेटा, सीजनली जो डेटा एडजस्ट होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। प्राइसेस सीपीआई कैटेगरी बी ब्रॉडली एडिक्वेट। इशू क्या है? कवरेज को रेटिंग सी मिल गई फिर से। क्यों? क्योंकि आपका बास्केट छोटा है, कवरेज बढ़ाइए, कवरेज बढ़ाइए। सीपीआई का भी बेस ईयर अभी भी 2011-12 है, तो जब बेस ईयर 2011-12 है तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो अब नहीं है बाजार में, फिर भी आपने उसको सीपीआई के बास्केट में रखा हुआ है। इससे कंफ्यूजन होता है, तो आप इसमें सुधार करें। क्यों आउटडेटेड सीपीआई? फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेटिंग बी है, ठीक है, दिस इज ब्रॉडली एडिक्वेट, सो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस वन। जो प्रॉब्लमेटिक है उसके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। एक्सटर्नल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स रेटिंग कैटेगरी बी, इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं इस कॉन्टेक्स्ट। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैटेगरी बी ब्रॉडली एडिक्वेट। करेक्टिव एक्शंस, ये बात देखिए क्या क्या किया जाए यहाँ पे। आईएमएफ का कहना है क्या क्या करें आप। आईएमएफ का कहना है कि इसमें आप क्या क्या करें। सबसे पहले बेस ईयर को 2011-12 से हटा के बेस ईयर को 22-23 किया जाए। फरवरी 2026 में यह होने वाला है।
और ये बहुत जरूरी है। एक्सपैंड यूज ऑफ डबल डिफ्लेशन, इसको अगर आप प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं यूज कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन में रिटेल इन्फ्लेशन है, इन दोनों को कंबाइन करें, दोनों के मदद से एक इम्प्लाइड इन्फ्लेशन लेके आए और नॉमिनल और रियल को आपस में एडजस्ट करें उस इन्फ्लेशन से। बेटर कैप्चर इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर भारत में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल का मतलब कोई उनके पास कोई ऐसे कागज नहीं है जिससे प्रूव हो सके वो कितना पैसा कमाते हैं। तो उनकी इनकम को हम कैसे निकालते हैं? वी यूज प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज का मतलब क्या है कि एक कोई 40 साल का आदमी है जिसके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, वो कितना पैसा कमा रहा होगा, ये हम एक प्रॉक्सी लगा के करते हैं कि अच्छा 40 साल का आदमी अगर फॉर्मल सेक्टर में इतना कमा रहा है तो इनफॉर्मल में भी शायद इतना कमा रहा हो। हम एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन। तो IMF का कहना है इसमें सुधार लेके आए। CPI को अपडेट करो, टारगेट बेस ईयर 2024 करो। अच्छी बात यह है कि ये भी फरवरी में होने वाला है। एक और बात कहता है IMF की टाइमलाइंस को का जो इम्प्रूवमेंट है उसको अचीव किया गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट 60 दिनों तक लेके आया गया है। हर 60 दिन पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा रिलीज किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स IPI, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स को 28 दिनों तक 28 डेज कर दिया गया है। पहले ये ज्यादा 45 डेज था। 45 डेज में हमारे पास डेटा आता था, अब उसे घटा के 28 दिन। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा अच्छी, कम मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट डेटा हमारे पास आएगा उतनी अच्छी चीज है। ये सारी चीजें IMF अपने रिपोर्ट में करता है। ठीक है, अब जितनी भी बातें हमने की उसका एक समरी है यहाँ पे। कैटेगरी C दिया गया, किस में दिया गया? नेशनल अकाउंट्स, मतलब GDP के कैलकुलेशन में। क्यों दिया गया? क्योंकि बेस ईयर आपका आउटडेटेड है। बेस ईयर 2011-12 है। चेंज क्यों नहीं किया सरकार ने? वो भी एक डिस्कशन का मुद्दा है। चेंज करने के लिए एक बात समझिए कि बेस ईयर हम उसी ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो ईयर स्टेबल रहा है, जिस ईयर साल में आपने इकोनॉमी को कुछ शॉक नहीं दिया है, कोई शॉक थेरेपी नहीं हुई इकोनॉमी की। तो 2015 में सरकार ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड कि हम बेस ईयर को 2011-12 करेंगे। और एक जनरल कॉन्सेंसस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेंसस है हर स्टेक होल्डर्स के बीच में कि हर 5 साल पे हम बेस ईयर को अपडेट करेंगे। तो तरीके से 2020 में अपडेट हो जाना चाहिए था, लेकिन 2020 में बहुत सारी चीजें चल रही थी, ग्लोबल पैंडेमिक था और थ्रेट्स थे, और 2020 में एक बार, 21-22 में एक बार बात भी आई कि 2016-17 को हम बेस ईयर रख सकते हैं क्या। 2016-17 आपको पता है कि इकोनॉमी में बहुत सारे डिसरप्शंस थे, जैसे डिमोनेटाइजेशन, GST एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज लेके आई सरकार। तो 16-17 को नहीं रखा जा सकता था। वो लेड बैक एटीट्यूड है सरकार का इस मामले में, बिल्कुल लेड बैक एटीट्यूड है। इस चीज को जितनी प्रायोरिटी पे करना चाहिए था उतनी प्रायोरिटी पे सरकार ने नहीं। उम्मीद है कि फरवरी 2026 में जो अनाउंसमेंट किया गया है उस महीने में बेस ईयर को 2011-12 से उठा के 2022 तक किया जाएगा GDP के लिए, और CPI के लिए 2023-24 किया जाएगा। कैटेगरी C क्यों मिला? क्योंकि आपका आउटडेटेड बेस ईयर है। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? व्हाट शुड यू डू टू चेंज द बेस ईयर? ठीक है, और CPI के लिए क्या करें? उसका बेस ईयर 2024 तक लेके जाए। ये सारी चीजें बताई गई, और मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपने कुछ चीजें समझी हैं। आपकी GDP का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रश अप हुआ। हमने आगे देखा कि क्वार्टरली GDP डेटा में सरकार ने क्या क्या चीजें बताई, IMF ने कौन सा कंसर्न रेज किया और क्यों रेज किया, और उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं या कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, और अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।